जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसा हाल आप सभी का। आई थिंक कि दोस्तों आप सभी जो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर फेल हो गए थे दोस्तों, आप लोगों को इतना ही कहूँगा, मैं भी एग्जाम के अंदर फेल हो चुका हूँ एक बार। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि अपनी जो तैयारी है उसे दोबारा से लग जाओ यार। जितना आपके अंदर गुस्सा है कि मैं क्यों आउट हुआ, तो उस जो गुस्सा है उसको इकट्ठा करो और आने वाले अटेम्प्ट के अंदर उस गुस्से को इम्प्लीमेंट करो और दिखा दो इस दुनिया को कि यस आई कैन डू ऑल एवरीथिंग। ओके, सो दोस्तों आई होप सो कि आपने हमारी जो वो बेस की वीडियोस वो देख ली है। तो दोस्तों हम आपके साथ हाजिर हैं अभी फिजिक्स की पहली क्लास लेकर, अपनी फिजिक्स द फिजिक्स शो बाय ऋतिक सर। सो दोस्तों हियर आई विल टेच यू द फिजिक्स, जो नोट्स जिन नोट्स से मैंने पढ़ाई की थी दोस्तों। यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माय नोटबुक। दोस्तों आप इसका जो नोटबुक की कंडीशन है, इस नोटबुक की कंडीशन को देखकर यू कैन जज मी कि मैंने इस बुक को कितनी बार पढ़ा होगा। दोस्तों ये एक बुक है ऐसी। दोस्तों मेरे पास 8 से 9 मेरे पास नोटबुक जो मैंने खुद ने बनाई थी नोट्स की। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये मेरी नोटबुक है। तो दोस्तों इन नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिन नोट्स से मैंने पढ़ाई की थी। और दोस्तों इतना ही कहूँगा कि अगले 6 से 7 महीने अगर आप मेरे को दोगे अपनी फिजिक्स के लिए, तो दोस्तों इतना कहूँगा कि हर एक क्वेश्चन जो इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा वो क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर आएगा। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, नहीं फिजिक्स आपको फील करवाऊंगा, जो मतलब एक प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की भावना को समझ सकता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस फील्ड का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं भी आपकी भावनाओं को समझता हूँ। यानी मैंने जो तैयारी के दौरान क्या क्या मिस्टेक की थी या क्या क्या मैंने जो परेशानियां का सामना किया था, वो सारी परेशानियां आप लोगों को सामना नहीं करना पड़े। सो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग हमने ये क्रैश कोर्स, ये बैच स्टार्ट किया है। ये बैच अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट दोस्तों इसके अंदर आपको अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, अगर आपको फेस टू की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, मेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो दोस्तों आपको 199 दोस्तों ये 199 है दोस्तों। ये 1 और 999 नहीं है दोस्तों, ये 199 है दोस्तों। ठीक है, आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही हाई प्राइस है दोस्तों। इतने में तो आपकी किताब नहीं आती है दोस्तों। इस प्राइस के अंदर आपको फेस टू की क्लासेस मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, फुल ऑनलाइन मेडिकल की गाइडेंस सब कुछ मिलेगा, हमारे नोट्स मिलेंगे। सो दोस्तों आपको इस बैच के अंदर इनरोल करना है, तो जो गिवन नंबर है उसके पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, तो आज लेगी प्रभु का नाम जय महाकाल के नाम से हम आज अपनी फिजिक्स की पहली क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप सो कि आप इस क्लास को पूरा देखोगे और आपके हर एक दोस्त जो एयरफोर्स अग्निवीर की तैयारी करता है, चाहे नेवी की करता हो, चाहे एनडीए की करता हो, चाहे आईसीजी करता हो, किसी की भी तैयारी करता हो जिसके अंदर फिजिक्स आती है, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एनडीए का एग्जाम मैंने भी दिया है, तो मैंने कैसे उस एनडीए के एग्जाम के अंदर क्या क्या फिजिक्स आई तो सारा सब कुछ आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा। सो दोस्तों जय महाकाल के नाम से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जो मैं आपको 12th क्लास मैंने स्टार्ट किया। 12th क्लास मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों 12th क्लास आप जो अभी 12th से जो स्टूडेंट पास आउट हुए तो उन्हें 12th क्लास में कुछ ना कुछ तो पता होगा, तो उसी को लेकर हमने 12th क्लास स्टार्ट की, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सो दोस्तों जिसके अंदर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा बताऊंगा कि मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब एक दोस्तों, चलो आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि जैसे आपका नाम महेश है, तो दोस्तों महेश जहां पर खड़ा हो जाता है तो उसके आसपास 100 मीटर 200 मीटर के अंदर उसका कुछ वो प्रभाव होता है। यानी महेश को देखकर कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, मतलब कि ये देखो वो महेश जा रहा है, देखो महेश आ रहा है, तो जो वो महेश है यानी कि ये महेश है, तो इस महेश के आसपास 100 मीटर का एरिया जिससे लोग उससे प्रभावित होते हैं वह उस महेश का प्रभावित क्षेत्र है। तो उसी प्रकार जैसे कोई आपको पता है कि विद्युत, जहां पर विद्युत का नाम आएगा वहां पर अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों जिससे ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन के आसपास का वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की कैसे गति हो रही, सर्कुलर मोशन हो रहा है, पॉजिटिव के अंदर है, नेगेटिव है, क्या कौन सी गति है, तो वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रॉन जैसे महेश का कोई प्रभावित क्षेत्र था, उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन का भी एक प्रभावित क्षेत्र है। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन का प्रभावित क्षेत्र इसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों। आई थिंक सो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा कंप्लीट हो गई दोस्तों। ऐसे में आपको पूरी फिजिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे मैंने जो फिजिक्स को समझा था, कैसे मैंने फिजिक्स की स्टडी की थी, वह सारे कुछ आपको इस जो ये बेस है आगे आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर आपको पूरी फिजिक्स में प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या होता है दोस्तों, स्थिर वैद्युत की मतलब स्थिर है, कोई चीज स्थिर है। चलो ठीक है दोस्तों, स्थिर नाम आ गया मतलब स्थिर वैद्युत की है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जो मैंने मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास वो मतलब कि ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसके ऊपर हर एक चीज को लिखना पॉसिबल नहीं है। जो चीजें मैंने यहाँ पर मैं जो लिखी है मतलब शॉर्ट पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है। अगर आप इसकी जो परिभाषा लिखना चाहते हो तो साथ साथ आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। दोस्तों जो स्थिर है, इसी स्थिर नाम से आपको जिससे इससे एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। बस ये एज ए में इंट्रो बता रहा हूँ टॉपिक का। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं वही मतलब जो एजीटीज एग्जाम के अंदर आएंगे वह आपको मैं बताऊंगा। इस चीज को नोट मत करना। इसी स्थिर विद्युत की क्या, बस एजीटीज आपको मतलब आगे का बेस बन जाए उसके लिए बता रहा हूँ। स्थिर विद्युत की मतलब स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र की मतलब की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की क्लास। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट डोंट राइट इट। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है कि स्थिर अवस्था में, उसके बाद क्वेश्चन किससे आएगा वह अभी बता रहा हूं। लिखो दोस्तों मेरे साथ साथ लिखो। स्थिर अवस्था में अगर कोई आवेश, लिखो मेरे साथ साथ, अगर आवेश
आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो वो अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर जब मैंने एग्जाम दिया उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, नेवी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके दोस्तों, तो जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया एयरफोर्स एग्जाम में आ चुका है, एनडीए के एग्जाम में आ चुका है। क्या है मतलब कि होता है क्वेश्चन कि अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह क्या उत्पन्न करता है, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो वह अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसको चैप्टर को समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना है गतिक विद्युत की क्या होता है, वही बात। अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में हो तो उसके अध्ययन को हम ये गतिक विद्युत की कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में, अगर आवेश गतिशील अवस्था में हो, अगर आवेश गतिशील अवस्था में हो तो वह अपनी चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में हो तो चारों तरफ दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहला नाम है विद्युत क्षेत्र और द सेकंड नेम इज दैट इलेक्ट्रिक, फर्स्ट नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड नेम इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो दोस्तों, आई थिंक दैट योर डाउट हैज बीन क्लियर। अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में हो, देखो दोस्तों मेरे साथ साथ, अगर कोई आवेश गतिशील अवस्था में हो तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्थिर अवस्था, वही आ गई स्थिर आवेश है, अपने चारों तरफ केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कोई आवेश गतिशील अवस्था के अंदर है तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अभी दोस्तों अभी आता है अपना नेक्स्ट, जिससे एयरफोर्स एग्जाम के अंदर हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, अगर कोई त्वरित आवेश है तो वह अपनी चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा। लिखो दोस्तों, जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको साथ साथ आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके दोस्तों, ठीक है। अगर कोई आवेश त्वरित अवस्था में हो तो वह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न करेगा, ईएम वेव भी उत्पन्न करेगा। ओके दोस्तों, आई थिंक दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके जो एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आवेश। अभी दोस्तों इस जो चैप्टर इसकी बैकबोन आती है हमारे पास, आवेश क्या होता है दोस्तों। आवेश, इसके नाम से ऐसा लगता है कि आवेश हमारे अंदर से गुस्सा, मतलब जब किसी इंसान को कोई गुस्सा आता है, मतलब तो अगर कोई इंसान को गुस्सा आता है वो उसे लोग क्या बोलते हैं, अरे तू इतना आवेश में क्यों है। तो मतलब आवेश मतलब गुस्सा। अगर किसी चीज को हम आवेश देंगे तो वह गुस्साएगी, यानी उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। अगर आप वायर है, कोई वायर, अगर उसमें अगर आप आवेश प्रवाहित करोगे, अगर किसी वायर में अगर आप चार्ज फ्लो करोगे देन उसमें गुस्सा हो जाएगी, वह गुस्सा हो जाएगी और आप उसे छुओगे तो आपको वो करंट देगी। वही बात है, अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रखा है, अगर आप उससे जाते हो, उससे मतलब कि छेड़खानी करते हो या फिर उससे बातचीत करते हो तो वो आपके अंदर मतलब और ज्यादा वो क्रोधित होता है। तो वही बात यहां पर है, अगर किसी वायर में हम चार्ज फ्लो करते हैं तो वह क्रोधित हो जाती है। अगर वह क्रोधित होगी तो वह उसमें आवेश उत्पन्न होगा तो वो आपको करंट देगी, ठीक है। मतलब वो आप पर अपना गुस्सा निकालेगी। क्लियर हो गया आवेश का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अगर किसी वायर में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक मतलब धारा प्रवाहित होगी तो उससे हम उससे अपने जो लाइफ और डेली लाइफ के अंदर से काम में ले सकते हैं, जैसे कि अपना पंखा चलाना जो भी है उससे हम आराम से काम में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आवेश कितने प्रकार का दोस्तों। फर्स्ट है धनावेश, सेकेंड है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश आप लोग पढ़ते 12th क्लास, आपने अभी वो किसी स्टूडेंट जो 12th क्लास अभी वो पास आउट हुए हैं, अच्छी बात है, उन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा था कि धनावेश क्या होता है, मतलब पॉजिटिव नेचर का, और ऋणावेश क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, मतलब जो शांत हो वह होता है पॉजिटिव। आप देखो, अगर आपका स्वभाव पॉजिटिव है तो आप शांत होगे, अगर मेरा स्वभाव नेगेटिव हो तो मेरे को गुस्सा जल्दी आएगा। इट मींस आप पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव जो चार्ज होता है एकदम शांत चार्ज होता है, इसे कह सकते हो कि एक शांत चार्ज है, ठीक है। इसका हम आपको जो प्रैक्टिकली जो ये चीजें होती है उससे समझा रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो शेयर करना है यार। अगर दोस्तों आप वीडियो शेयर नहीं करते हो तो दोस्तों हमारे अंदर से ये होता है कि यार अपने भाई हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने छोटे भाई उनके लिए हम इतने अपने जो नोट्स है उनसे अपने जो क्वेश्चंस निकाल कर लेके आ रहे हैं। तो प्लीज आपको इस वीडियो को शेयर करना है यार। और इतना कहूँगा 6 महीने मुझे दे दो आप, 7वें महीने में जब आपका एग्जाम होगा आप होगे सर जो क्वेश्चन आपने बोर्ड पर लिखा था एज इट इज आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, धनावेश मतलब शांत है, ऋणावेश मतलब जिसके अंदर गुस्सा है। तो अगर किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो वह वस्तु शांत होगी, ठीक है। अगर किसी वस्तु में ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन है तो वह वस्तु और ज्यादा क्रोधित होगी और उसमें और ज्यादा स्पीड से उसमें
धारा प्रवाहित होगी, ठीक है दोस्तों। मतलब पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, ठीक है। और दोस्तों पॉजिटिव चार्ज का आपको अगर मैं बताऊं तो क्या होता है 1.6, मतलब दोनों का जो वो होता है परिमाण है समान होता है। पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, इसका होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट डोंट राइट, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। इसके अंदर एमआर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। एमआर के अंदर अगर कोई बंदा आर्मी वाला है तो उसके एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई आर्मी का बंदा इस वीडियो देखता है या फिर कोई एमआर का स्टूडेंट जो कोई तैयारी करता है तो उससे इसको वीडियो देख रहा है तो उसके एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मास द्रव्यमान की अगर मैं बात तो वो अलग अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन होता है वह थोड़ा भारी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आप लोगों को पता करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास की तो वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 केजी बोल सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। ये केजी होता है, इससे आपको ग्राम में चेंज करता तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 10 टू द पावर 3, ओके। नेक्स्ट आवेश के गुणधर्म, दोस्तों ये था हमारे चैप्टर का बेसिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये था हमारे चैप्टर का बेसिक, आई थिंक आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। अभी दोस्तों अगर दोस्तों को डाउट हो तो प्लीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सर आप इस क्लास को ऐसे करो, तो दोस्तों हम उस क्लास को थोड़ा सा वो करने मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आवेश के गुणधर्म, दोस्तों इससे आपके एग्जाम के अंदर 101% क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। मैंने यहाँ पर लगभग 10-12 वो इसकी वो प्रॉपर्टीज लिखी है, तो दोस्तों उन प्रॉपर्टीज को आपको देखना और आपको नोट डाउन भी करना दोस्तों। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट आप सभी पता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, ठीक है। ये थी इसकी पहला है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऑन राइट। नेक्स्ट है समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। वही बात अपनी लाइफ के अंदर अगर आपके विचार किसी इंसान से मिलते हैं तो आप में आकर्षण होगा, अगर आपके विचार उस इंसान से नहीं मिलते हैं तो आप में प्रतिकर्षण होगा, ओके। इट इज इजी, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट, ओके। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो इस नोट के ऊपर एंड जस्ट राइट इट एट द टॉप ऑफ योर नोटबुक, जस्ट डोंट मिस इट। आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। आवेश होता है वह कंजर्वेटिव लॉ की पालना करता है, क्योंकि दोस्तों आवेश ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब आवेश कंजर्वेटिव लॉ की पालना करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये पदार्थ का भौतिकीय गुण है, मतलब ये पदार्थ का भौतिकीय गुण नहीं कि रासायनिक गुण, ठीक है। पदार्थ का ये भौतिकीय गुण है तो यू कैन राइट इट दोस्तों। इससे एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि आवेश के गुणधर्म है, ठीक है दोस्तों। एनडीए एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि आवेश के गुणधर्म है, उसके बाद उसमें ए बी सी ऐसे ऑप्शन लिखे हुए होंगे। तो दोस्तों आप अगर एनडीए वाला कोई बंदा तो भाई इस वीडियो को पूरा देखो, इसे नोट डाउन भी करो। ये आवेश जो पदार्थ है ये पदार्थ का भौतिकीय गुण नहीं कि रासायनिक गुण, ठीक है दोस्तों। पदार्थ का भौतिकीय गुण अब वहां पर समय होगा कि ये पदार्थ का रासायनिक गुण है, भौतिकीय गुण है, तो दोस्तों आपको उस हिसाब से टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आवेश स्थानांतरित प्रकृति का होता है। आप सभी पता है कि आवेश रूप से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है, तो दोस्तों उस आवेश का स्थानांतरण अभी दोस्तों इस बात का जवाब दो आप मेरे को। जैसे कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मान लो कि कोई आवेश है, जैसे कि इस पर आवेश है, ठीक है, इस पर आवेश है और इस पर भी आवेश है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको जो ये क्वेश्चन है इसे कमेंट करना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि आपको इसका मतलब मुझे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके लिखना, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका, देखो जो दो वस्तु है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, बस मुझे इस बात का आंसर चाहिए। क्यों, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्या यहां से प्रोटॉन इस पर गए, अगर इससे इस पर प्रोटॉन आए तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, या फिर इस पर कैसे आया, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि अगर ये वस्तु पॉजिटिवली चार्ज है, इससे इस वस्तु को इसके पास में लेके आ जाता है तो ये वस्तु पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुई, इससे इस पर प्रोटॉन आया या फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कैसे मतलब इस पर पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसको आपको कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट स्थानांतरण के समय स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश का स्थानांतरण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, न कि प्रोटॉन्स की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि सर अगर ये वस्तु पॉजिटिवली चार्ज है तो आई थिंक कि इसके इलेक्ट्रॉन इस पर आए होंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन्स की मतलब आवेश का स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो एनडीए के एग्जाम में आएगा, क्या है आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर चलो मैं कोई आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि जैसे आपके पास आपके घर में 100 क्विंटल गेहूं है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर आपसे कोई लोग ये पूछे कि भाई आपके घर में गेहूं कितना है, तो आप उन्हें यह बताओगे कि मेरे यहां पर 100 क्विंटल गेहूं है या मेरे यहां पर 10 बोरी गेहूं है। किसी आप इंसान को यह बताओगे कि सर कि दोस्त या फिर अंकल मेरे यहां पर 100 क्विंटल गेहूं है, मतलब 100 केजी गेहूं है, नहीं 100 क्विंटल गेहूं जो भी है, मेरे यहां पर 100 क्विंटल गेहूं है,
तो वहां पर आप उन्हें यह बताओगे कि सर अंकल मेरे यहां पर 100 क्विंटल गेहूं है या मेरे यहां पर 100 बोरी गेहूं है। तो दोस्तों वही बात है कि हमें बार बार आवेश का बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आवेश का किसी वस्तु के ऊपर आवेश बहुत ही ज्यादा मात्रा में आवेश होता है। तो मतलब किसी वस्तु पर अगर आवेश बहुत ही ज्यादा हो तो उसे उतनी बड़ी संख्या में हमें परिभाषित करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आवेश का क्वांटीकरण किया जाता है, जिसके अंदर इसका फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई। एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फंडा है कि आवेश क्वांटीकरण होता है। आपको आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, ये पदार्थ का परमाणु गुण से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों एनडी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी दोस्तों। अगर किसी भाई ने अगर एनडी का एग्जाम दिया तो उसे इसके इन क्वेश्चन इन पॉइंट्स की अहमियत पता होगी। क्या है कि यह पदार्थ का परमाणु गुण है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। मतलब आवेश को वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण कैसे? जैसे अगर इसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन है तो ये उस पर जाएंगे तो इस पर प्रोटॉन आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आवेश को इससे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर आया था, क्या है कि गतिशील हो या स्थिर परिमाण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आवेश चाहे गतिशील हो चाहे स्थिर हो, इसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों ये वीडियोस आई थिंक आपको थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको इसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से जोड़कर आपको समझाऊं। ठीक है, मतलब आवेश का ये परमाणु गुण आपको समझ, गतिशील हो या स्थिर हो, आवेश के परिमाण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी वायर में, अगर ये एक वायर है, ठीक है, और ये एक वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसमें धारा बह रही है, ठीक है, और ये एकदम शांत है, इनमें और इनमें, इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन समान है, तो क्या मतलब क्या इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो इनका परिमाण भी समान होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी संख्या, मतलब इनके जो प्रकृति चेंज हो सकती है बट इनके परिमाण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों आवेश स्थानांतरण के दौरान दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपकी एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, नेवी के एग्जाम भी आ चुका है, और एनडी के एग्जाम में तो ये बहुत बार आ चुका है। क्या है दोस्तों मैं यहां पर वही चीजें करवाऊंगा आपको जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने को मैं भी दोस्तों आपको यहां पर पूरा आवेश चैप्टर यहां पर वो लेके बैठ जाऊं और आपको यहां पर ऐसे पढ़ाऊं कि आवेश क्यू बराबर एन कैसे हुआ, मतलब यहां पर एन का मान ये होता है, ई का मान ये होता है, और एन का मान 1 रखेंगे तो क्यू बराबर ई होगा, और एन का मान अगर हम 2 रखेंगे तो क्यू बराबर 2 ई होगा, एन का मान अगर हम 3 रखेंगे तो क्यू बराबर 3 ई होगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन ना तो एग्जाम के अंदर आए और ना आएंगे। मैं यहां पर वही फैक्चुअल चीज आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी है या फिर जो आपके एग्जाम के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, आवेश स्थानांतरण के दौरान द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब आवेश का अगर कोई किसी वस्तु से, ये कोई वस्तु है, इसमें अगर कोई आवेश जाएगा तो दोस्तों इसमें केवल आवेश नहीं जाएगा, उसके साथ उसका द्रव्यमान भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, मेरे को पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31, ये बहुत ही कम मास होता है, पर दोस्तों कुछ ना कुछ तो होता है, इसलिए आवेश का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाओ दोस्तों, जिस दिन एग्जाम में आएगा उस दिन ये क्वेश्चन एज इट इज वहां पर आपको छपे में मिलेंगे, वहां पर आपको पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, जिस वस्तु से दोस्तों, ये मेरी बात को नोट करना, ये आपके एग्जाम के अंदर किसी के मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है? स्टूडेंट का दिमाग के अंदर वो चकरा जाएगा कि यार इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान का स्थानांतरण कैसे होगा? आवेश का स्थानांतरण होना चाहिए। मतलब वहां पर स्टूडेंट वो चीजें सोच नहीं पाता जो एक्चुअल उसने पढ़ी थी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ फैक्चुअल बातें यहाँ पर पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं आपको टॉपिक को। ठीक है, क्या है, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, उसका मतलब द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो हो कितना भी, अगर इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब मास का स्थानांतरण कितना हुआ, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम बराबर एन इंटू स्मॉल एम। एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्मॉल एम है 9 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। ठीक है ओके दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों का ये क्वेश्चन मतलब कि ये जो डाउट है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसके स्थानांतरित हुए आवेश और द्रव्यमान के अनुपात लिखिए। जस्ट कमेंट द आंसर। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, वो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वो क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अगर किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरित हुए आवेश, दोस्तों जो स्टूडेंट यहां पर राइट आंसर कमेंट करेगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा और उसको बहुत ज्यादा प्रशंसा दी जाएगी हमारे द्वारा। ठीक है, क्या अगर किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, अगर किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरित हुए द्रव्यमान और आवेश, स्थानांतरित हुए द्रव्यमान और आवेश का अनुपात लिखिए। एज इट इज आपको आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी होती है और जिस पर जाते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ये दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे। आप दोस्तों हम स्टार्ट करें अपनी नेक्स्ट स्लाइड।
ओके सो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। और दोस्तों जो ये स्लाइड है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आवेश की मात्रक है। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक शायद आपने एक ही मात्रक पढ़ा होगा, दैट इज कूलम्ब। पर दोस्तों कूलम्ब एक अकेला मात्रक नहीं होता है, इसके साथ साथ इट हैज वेरियस डिफरेंट मात्रक होते हैं दोस्तों, जो कि अभी आपके बोर्ड के सामने आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आगे साथ में कि किसी वस्तु को अगर हम आवेशित करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी चार्ज ए थिंग, how many types do we have to charge a thing, so that's all thing I will tell you in this slide। so दोस्तों आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन आवर टीचिंग स्टाइल। सो दोस्तों प्लीज एक बार आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट को देखकर हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। सो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। पहला मात्रक आप सभी पता है कि कूलम्ब होता है, दैट इज कूलम्ब। इसे कूलम्ब भी बोलते हैं, कूलम्ब भी बोलते हैं, कूलम्ब भी बोलते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट है अपना फ्रैंकलिन एंड स्टेट कूलम्ब। दोस्तों अब इसका अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रा कौन सा होता है, देन यू हैव टू राइट, देन कैंडिडेट यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दैट कि फ्रैंकलिन इज एंड स्टेट कूलम्ब इज द स्मॉलेस्ट मात्रक ऑफ द चार्ज। ओके नेक्स्ट फ्रैंकलिन है तो फ्रैंकलिन का मात्रा कितना मतलब मान कितना होता है, तो फ्रैंकलिन का मान होता है मतलब इसकी कितनी वैल्यू होती है सीजीएस। और दोस्तों हाँ साथ साथ अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों इस पर 100% आएगा आपके एग्जाम के अंदर क्या कि आवेश का सीजीएस पद्धति में कौन सा मात्रक होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति में कौन सा मात्रक होता है, वह होता है अपना फ्रैंकलिन। दोस्तों ये मैं क्लास उतना डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसका मात्रक कितना होता है अपना 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसका मतलब है 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है, यानी स्टेट कूलम्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसे हम बोल सकते हैं एब कूलम्ब। अगर दोस्तों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए या फिर एबा सद्य के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि ऊपर लिखा हो 1 एब कूलम्ब बराबर 10, दोस्तों चलो आपको क्वेश्चन लिखता हूं, चलो एक बात देखो दोस्तों, 1 एब कूलम्ब बराबर, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 10 कूलम्ब, सेकेंड ऑप्शन 3 × 10⁻10 ESU, सी ऑप्शन 1 EMU, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगे तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं यहाँ पर केवल थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करूंगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए एंड इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके सो दोस्तों चलो ठीक है दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो अगली वीडियो में इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आवेश संरक्षण, दोस्तों नेक्स्ट आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसके अंदर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसका नाम तो था फेराडे। तो एक अपने जो संधारित्र वाले चैप्टर में आएगा फेराडे, तो आपको फेराडे और फेराडे में कंफ्यूजन नहीं होना है। फेराडे होता है वो होता है संधारित्र की जो धारिता का मात्रक, और फेराडे होता है कूलम्ब का सबसे बड़ा मात्रक। तो इसका मान कितना, इसका होता है 96,500 कूलम्ब। सो 96,500 कूलम्ब बहुत बड़ा मात्रक होता है दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मेरे अंदर जो आवेश है सीमित आवेश है, तो मेरा आवेश ना तो मैं अपने आवेश को बढ़ा सकता हूं ना ही मैं अपने आवेश को घटा सकता हूं। इट मींस किसी वस्तु में अगर कोई आवेश है तो उसे ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है। दूसरा समेशन Q = कांस्टेंट। नेक्स्ट इसे किन मतलब कैसे कैसे इसे वो परिभाषित किया जा सकता है, इसके अंदर है नाभिक या विकिरण द्वारा इसे परिभाषित किया जा सकता है। आवेश की योज्यता क्या होती है मैं आपको बता दूं, अगर किसी जैसे कोई शेप है इसके अंदर कोई आवेश है जैसे पॉजिटिव Q नेगेटिव Q पॉजिटिव Q नेगेटिव Q पॉजिटिव Q नेगेटिव Q, तो इन सभी को जोड़ा जाता है। इट मींस कि ये बीजीय जो होते हैं अपना उसकी पालना करता है, बीजीय नियम की पालना करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब आवेश की योज्यता, आवेश की निश्चितता होती है, मतलब आवेश गतिशील अवस्था में चाहे विरामावस्था में आवेश का मान समान रहता है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक कि जो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई आपको समझ में आ, दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके सो अभी इसको थोड़ा हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं एंड नेक्स्ट ओके सो कैंडिडेट नेक्स्ट अपने सामने है आवेश की विधियां, मतलब आवेश को कैसे हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं या कैसे आवेश एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, वो आपके सामने। पहली घर्षण विधि यानी कि रगड़ने से, मतलब अगर आपने हाथों आपने दोस्तों वो सर्दियों में दोस्तों अपने हाथों को ऐसे रगड़ा होगा आपने, तो दोस्तों आपकी हथेलियों के बीच में एक गर्माहट उत्पन्न होती है। तो दोस्तों वो गर्माहट क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि दोस्तों आपके इस हथेली से चार्ज या तो इसमें गया है या इस हथेली से चार्ज आपके इसमें, मतलब दोस्तों चलो आप मेरे साथ साथ इस वीडियो में अपने हाथों ऐसे करो, तो दोस्तों आपने इससे महसूस किया होगा कि दोस्तों आपकी हथेली गर्म हो रही है, तो इट मींस गर्म क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें चार्ज उत्पन्न हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम हथेली वापस में रगड़ते हैं तो दोस्तों इसमें चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एयरफोर्स एग्जाम में 100% आया, क्या है कि कांच की छड़
चलो दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। अगर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को, अगर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाए तो इनके ऊपर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूं क्या है। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े अगर आपस में रगड़ा जाता है तो या तो कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज होगी या कांच की छड़ नेगेटिवली चार्ज होगी। सेम इस पर है। तो दोस्तों इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। रेशम मतलब इसमें र आ रहा है, मतलब रेशम में र आ रहा है, र मतलब री होता है। ठीक है, तो मतलब रेशम का कपड़ा होगा ऋणात्मक आवेश। दोस्तों इस ट्रिक को लिखिए। तो ये ट्रिक दोस्तों कैसे उठाने की, ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है। ऐसी ट्रिक आपको आगे आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, अगर रेशम के कपड़े की बात हो तो दोस्तों रेशम में री आ रहा है, मतलब रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित होगा और कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ा जाए तो दोस्तों कैसा चार्ज उत्पन्न होगा? एबोनाइट की छड़, इसमें क्या था? इसमें कांच की छड़ कैसी, मतलब दोस्तों चलो इसकी ट्रिक बता रहा हूं। इसमें कांच की छड़ कैसी चार्ज हुई? इसमें कांच की छड़ हुई थी मैंने पॉजिटिवली चार्ज। तो दोस्तों मतलब ये आपको बात में आपको दिमाग में रखनी है कि उसमें कांच की छड़, अगर मतलब छड़, आपको छड़ नाम को पकड़ना, अगर उसमें छड़ पॉजिटिवली चार्ज हुई थी तो एबोनाइट की छड़, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में एबोनाइट की छड़ नेगेटिवली चार्ज होगी, मतलब एबोनाइट की छड़ नेगेटिवली चार्ज होगी तो बिजली की खाल ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी इस बार एयरफोर्स एग्जाम में आने की हाईली पॉसिबिलिटीज क्या है? चालन विधि। दोस्तों मैं यहां पर वही बातें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के अंदर आएगी और आने वाली है। ठीक है, चालन विधि क्या होती है? जब दो गोलों को, जिसमें एक अपना मतलब कि चार्ज चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इसके पास में किसी उदासीन गोले को लेके आया जाए और उन दोनों को अगर एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उन दोनों में आवेश का वितरण हो जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता हूं। अगर चलो इसके वो नोट लिखिए। इस विधि में स्थानांतरित होने वाला आवेश दोनों वस्तुओं की प्रकृति व क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मतलब जो ये वस्तु, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसका क्षेत्रफल एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर एरिया बड़ा होगा तो इसमें, अगर इसका एरिया बड़ा तो ऑटोमेटिकली इस पर चार्ज ज्यादा रहेगा और इस पर चार्ज कम आ जाएगा। ठीक है, वही बात है, अगर इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा चार्ज इस पर जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्थानांतरित होने वाला आवेश दोनों वस्तु की प्रकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ना तो आपको पूरे यूट्यूब पर पढ़ाया गया है ना ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्या है? अगर जो दो गोले, अगर इनका एरिया समान है, प्रकृति भी समान है, अगर इनका एरिया समान, अगर इनकी प्रकृति समान है तो इनके ऊपर चार्ज भी समान स्थानांतरित होगा। इस चीज को लिखिए आप। अगर चालन विधि के अंदर प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का क्षेत्रफल समान हो और प्रकृति समान हो तो उन दोनों के ऊपर आवेश भी समान स्थानांतरित होगा। ओके दोस्तों, आज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के कुछ इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इसके अंदर जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम न केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आ चुका हूं। क्या है अपना क्वेश्चन? एक जो लास्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वही है अपना। क्या? अगर एक वस्तु यानी कि समान धातु से बनी और समान क्षेत्रफल, दोस्तों इस बात पर गौर करना, समान धातु और समान क्षेत्रफल से बने दो गोलों जिसमें एक पर आवेश है +3/4 क्यू, दूसरे पर -3/4 क्यू अगर आवेश हो तो उन दोनों को आपस में मिलाया जाता है किसी विद्युत तार के द्वारा, चालक तार के द्वारा, तो उन दोनों पर आवेश की प्रकृति और आवेश का मान कितना होगा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट विद्युत प्रेरण विधि। दोस्तों इसके आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट ये आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीक को देखिए थोड़ा सा इसको देखना। क्या है विद्युत प्रेरण विधि? मतलब अगर इससे किसी को क्या मतलब वो क्वेश्चन आ सकता है वो है कि अगर हमें किसी उदासीन गोले को अगर हमें चार्ज करना है तो हम किस विधि से कर सकते हैं? उसे सिंपल ये विद्युत प्रेरण विधि से हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके सिंपली एक उदासीन गोला होता है जिसके पास हम विद्युत छड़ को लेके आते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है कि देखो, जो निकटवर्ती जो स्थिति होती है, जैसे कि आपको मतलब कि उदाहरण से समझाता हूं। जैसे दोस्तों ये कोई पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और इसी निकट अगर किसी वस्तु को लेके आया जाता है तो आपको पता है कि ये वस्तु इसके अंदर आवेश तो है, चाहे ये उदासीन हो, पर उदासीन है तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश तो होगा। तो इसके जो पास वाली स्थिति है, जब इसे पास में लेके आएंगे तो दोस्तों जो इसके पास वाली स्थिति है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दूर वाली यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब निकटवर्ती स्थिति में तो मतलब ये विपरीत आवेश आ जाएगा। अगर यहां पर नेगेटिव होता तो यहां पर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार अगर ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर हम इसे भू संक्रमित करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमआर के अंदर आया हुआ है। क्या है? हमारी पृथ्वी का आवेश कितना है? हमारी पृथ्वी में दोस्तों अनंत आवेश है। हमारी पृथ्वी में आवेश अनंत है और विभव, हमारी पृथ्वी का विभव है 0, आवेश है अनंत। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर हम आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाने को दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पढ़ा सकता था कि ये होता है विद्युत, ये विधि है, ये ऐसे होती है, यहाँ पर ऐसे करना है। नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर वही पढ़ाएंगे जो एग्जिट एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सेम है,
जब इसे हम भूसंक्रमित करेंगे तो दोस्तों अब यहां पर गौर करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट खेल यहां पर आता है, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन्हें भी नहीं पता ये चीजें। क्या दोस्तों, इससे वस्तु के इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि प्रोटॉन का तो स्थानांतरण ही नहीं होता है। मैंने क्या बताया था क्लास स्टार्टिंग में कि आवेश का स्थानांतरण मात्र और मात्र इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से स्थानांतरण नहीं होता। तो फिर ये प्रोटॉन कहां गए दोस्तों? इस बात का आंसर दो मुझे कि तो फिर ये प्रोटॉन कहां गए दोस्तों? अगर प्रोटॉन का स्थानांतरण ही नहीं होता तो इस वस्तु से प्रोटॉन गए कहां? वही चीज आपको बताऊंगा दोस्तों यहां पर हम पढ़ेंगे नहीं, आपके फिजिक्स को फील कराएंगे दोस्तों आपको, ठीक है। अभी देखो, प्रोटॉन का तो ऊपर स्थानांतरण होता नहीं है, तो दोस्तों फिर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी में तो अथाक इलेक्ट्रॉन है, पृथ्वी का तो आवेश अनंत है। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसमें गए, इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव ये वो क्रिया करके ये इसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो अब क्यों नेगेटिव बचा? नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, क्या है? अगर हमें दो उदासीन वस्तुओं को विपरीत आवेश से आवेशित करना है, दोस्तों ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। क्या है? अगर हमें दो उदासीन वस्तुओं को विपरीत आवेश से आवेशित करना है तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन चालन विधि, बी ऑप्शन घर्षण विधि, सी ऑप्शन विद्युत प्रेरण विधि, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा विद्युत प्रेरण विधि, ठीक है दोस्तों आपको मेरे आंसर बोलने से पहले आपको भी खुद कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्यों होगा दोस्तों? सेम ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि इस विधि पर लगेगा। दो ये वो गोले हैं, पॉजिटिव थर्ड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो दोस्तों इसके ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। एनडीए के एग्जाम के अंदर इस पर कॉन्सेप्ट बनता है, और एयरफोर्स एग्जाम में भी इस पर, और नेवी के एग्जाम में तो डेफिनेटली इसके ऊपर बनता है। क्या है? एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को कैसे, दोस्तों एक आवेशित वस्तु आपको पता है, चलो दोस्तों आपको एक थोड़ा और इसे थोड़ा ब्रीफ में जाता हूं मैं। क्या है आपको पता है? अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव आकर्षित करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आकर्षित करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव तो फिर ये उदासीन वस्तु को कैसे आकर्षित करेगा? इस बात का जवाब दो आप मुझे। आपको पता है पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव आकर्षित करता है, नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव आकर्षित करता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव अनावेशित वस्तु को कैसे आकर्षित करते हैं? इसका जवाब दो दोस्तों आप मुझे। चलो इसका जवाब आपको मैं देता हूं। क्या है दोस्तों? देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मुझे पता है आपकी कौन कौन सी समस्या आती है, किस टॉपिक को समझने में समस्या आती है, वही टॉपिक यहां पर आपको थोड़ा मैं संक्षिप्त में थोड़ा लेंदी बताऊंगा। क्या है? अगर दोस्तों अगर ये दूसरी बात दोस्तों, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसके पास नेगेटिव, अगर इसके पास उदासीन वस्तु लेके आएंगे तो आपको पता है कि जो पास वाला शीरा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और दूर वाला शीरा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मतलब कोई गोला है जिसका व्यास आप मान सकते हो कि 1 सेंटीमीटर है, ये गोला इसका व्यास भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस वाले जो ये स्थिति है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। इसके बीच की दूरी है लगभग आप मान 1 mm, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें इसे पास में रखना पड़ा तभी पता लगेगा। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर प्लस 1 mm मतलब आकर्षण बल के बीच की तो दूरी है 1 सेंटीमीटर प्लस 1 mm, और प्रतिकर्षण के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm प्लस 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका 1 mm मतलब प्लस 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों फिर मतलब आकर्षण के बीच की तो दूरी है वो तो है केवल 1 mm, और तो प्रतिकर्षण उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 mm, मतलब प्रतिकर्षण के बीच की दूरी ज्यादा है, इसलिए ये वस्तु को आकर्षित करेगा। आई होप सो आपको ये क्लास दोस्तों अच्छी लगी होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताए हैं, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं दोस्तों। आपको ऐसे हमें सपोर्ट करते रहना। इस वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ पर आपको केवल फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाएगी दोस्तों, फील करवाई जाएगी। मैंने स्टडी के दौरान क्या क्या मैंने मतलब कि फेस किया था, क्या क्या मेरे अंदर कमियां थी, वो कमियों को मैंने देखते हुए, और आप जैसे स्टूडेंट से मैंने पर डे कम से कम 100 स्टूडेंट से मेरी बातचीत होती है, तो उन्हें एग्जाम के अंदर क्या क्या समस्या आती है, उन्हीं सारी समस्या को एनालिसिस करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो ये नोट ऐसे नहीं बनते भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उन्हीं नोट्स का सार मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, और एक दोस्तों एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करना कि सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।